हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की सीईटी की प्रिपरेशन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10th का फॉर्मूला तो डिसाइड कर दिया और उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि सीईटी की एग्जामिनेशन होगी फॉर द एडमिशन पर्पज ओनली। और जो बच्चे चाहते हैं कि सीईटी की एग्जामिनेशन देना, क्योंकि वो एडमिशन के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, और आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी कि सीईटी की एग्जामिनेशन देने से आपको 11th की ऑनलाइन प्रोसेस में यानी एडमिशन प्रोसेस में आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लियरली कर दिया कि जो बच्चे सीईटी की एग्जामिनेशन देंगे हम उन्हें प्रायोरिटी देने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर हर स्टूडेंट को ऐसी नेसेसिटी लगने लगी कि यहाँ पर हमें एडमिशन प्रोसेस में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, इसलिए सीईटी की प्रिपरेशन हमें करनी होगी। और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली एक जीआर रिलीज किया जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया आपके इंग्लिश का लैंग्वेज, उसके बाद सोशल स्टडीज, साइंस एंड मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट के आपके 25 मार्क के सीईटी की एग्जामिनेशन होगी। टोटल 100 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका ऑफलाइन एमसीक्यू ओएमआर शीट बेसिस आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 एंड 2। हम मैथमेटिक्स 1 और 2 के अंदर जितने भी सीईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर रिवाइज, यहाँ पे सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके हर लेक्चर के अंदर हर चैप्टर के हम पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं और उसके बाद उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है। जैसे ही मैं एमसीक्यू प्रिपरेशन चालू करूंगा, जैसे ही मैंने एमसीक्यू के क्वेश्चंस आपको पुट ऑन करूंगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से जो ऑप्शंस आपको करेक्ट लगता है आप उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड 11 सीईटी के लिए चैप्टर नंबर 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये यहां पर पहले हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। 1 शॉट लेक्चर, पूरा चैप्टर का एक समरी आपको दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एन इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एन इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ द ईच टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सर समझने के लिए क्या, बेटा मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। मान लो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सर ये x मेरा क्या है, ये x आपका है वेरिएबल, ये y आपका क्या है, सर ये y है मेरा वेरिएबल। ठीक है, तो इस वेरिएबल जहां पर हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, जहां पर हम 2 अल्फाबेट्स की बात करें, अगर इंग्लिश की बात करें तो जहां पर हम दो अल्फाबेट्स की बात करते हैं माय डियर, ऐसे अल्फाबेट्स को हम लोग, ऐसे वेरिएबल टर्म्स को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जहां पर हम क्या सर हम ऐसा कह सकते हैं 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। यस आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a एक वेरिएबल हो गया और b आपका दूसरा वेरिएबल हो गया। तो जहां पर हम 2 वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं, उस 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बस शर्ते हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सर वो कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले आपको उसके जनरल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सर ये जनरल टर्म्स क्या होता है, इस जनरल टर्म्स का मतलब है हमें लीनियर इक्वेशन कैसे लिखना होता है। तो सर हमें लीनियर इक्वेशन लिखना होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या कहा मैंने आपको, लीनियर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान देने वाली बात क्या है, सर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैं a और b की बात कर रहा हूं ना, ये a b और c मेरे रियल नंबर्स होने चाहिए। कौन से नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। दूसरा सबसे अहम बात कि जो x और y के साथ हमारा वेरिएबल है, x एंड y के साथ हमारा जो a और b का वैल्यू है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी a और b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी a और b, मान लो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में बताओ,
और मैंने ये x के साथ में जो नंबर है ना वो 0 लिख दिया, यानी 0x। तो सर 0x का x से मल्टीप्लाइड करोगे तो ऑब्वियसली सर 0 आएगा। तो इसके साथ 0 + y = 5। तो ये y जो है ना वो मेरा वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल इक्वेशन हो गया। तो मुझे क्या चीजें याद रखनी है कि मेरे साथ जो दो वेरिएबल्स है, जो इस दो वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, वो दो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होगा ना वो 0 नहीं होना चाहिए। सर क्या आप ऐसा कह सकते हो x + y = 0? यस, मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि किसी भी x के साथ अगर नंबर अब देखा जाए तो 1 तो होता ही है, उसके अलावा जो प्लस y है उसके साथ नंबर क्या है 1, यानी 1x + 1y = 0। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर जो भी इक्वेशन हम पुट ऑन करते हैं, हम जो भी इक्वेशंस लिखते हैं, उसके अंदर कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? सर इसके अंदर दो वेरिएबल्स होने चाहिए, आइदर ए बी, बी सी, सी डी, ई एफ, एम एन, पी क्यू, एक्स वाई, ऐसे दो वेरिएबल्स। लेकिन इस दो वेरिएबल के साथ के जो नंबर्स होंगे ना वो 0 नहीं होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है। वो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? ax + by + c = 0। लेकिन हमें कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने के लिए मिलता है ax + by = c। तो दोनों ही हमारे जनरल फॉर्म के एक तरीके हो सकते हैं। आई होप आपको इसमें अब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब हमें आगे क्या दिया गया है? सबसे पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको चैप्टर स्टार्ट होने के समय पर ही दी गई थी। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन में एक रोल प्ले कर सकते हैं। ये मत सोचो कि सीईटी के अंदर सबसे चिंदी क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन आते हैं। सीईटी के अंदर कोई भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां पर आपको जो छोटे क्वेश्चंस हो, समझने के लिए आपको अच्छे हो, थोड़े से ट्रिकी हो, वो सारे टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस आपको, जहां पर आपकी थिंकिंग स्किल भी समय समय पर चेक की जाती है। तो चाहे वो क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड हो, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे क्रैमर्स वाला कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो हमें सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। जब यहाँ पर हमें एक्टिविटी क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है 4x + 3m = 12, और यहाँ पर पूछा गया क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है? तो हमें वही चीजें यहाँ पर देखनी है। देखो यहाँ पर m और n ये मेरा क्या है? वेरिएबल है। m और n मेरा क्या है? सर m मेरा हो गया वेरिएबल, सिंपल, और n भी मेरा क्या हो गया? सर ये भी हो गया मेरा वेरिएबल। और इस वेरिएबल के साथ मेरा नंबर क्या है? सर 4, और ये वेरिएबल के साथ नंबर क्या है? 3। क्या ये 0 है? नहीं। तो इसका मतलब दिस इज माय लीनियर इक्वेशन, सिंपल। अब लीनियर इक्वेशन को अगर देखो तो सर m के ऊपर डिग्री 1 है, यस, इसके ऊपर भी डिग्री 1 है। तो कभी भी याद रखो, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो उस लीनियर इक्वेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले वेरिएबल्स, उस लीनियर इक्वेशन में इस्तेमाल किए जाने वेरिएबल्स की जो डिग्री होगी, सर ये डिग्री कहाँ होती है? उस वेरिएबल के ऊपर के माले पर उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट सोर्स माना जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 3x²। सर क्या इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए? यस बेटा, इसमें दो वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं, x एंड y। सर x के साथ जो नंबर है वो 0 है क्या? नहीं बेटा, उसके साथ 3 है। और y के साथ जो नंबर है वो 7 है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा है? जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो डिग्री है वो है 2। इसका मतलब दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। फिर से मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मैं आपको कुछ और चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आपके दिमाग से कोई चीजें निकलनी नहीं चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम के एंड तक आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सबसे पहली चीज, लीनियर इक्वेशन के लिए सर यहाँ पे दो वेरिएबल्स को होना जरूरी है, तो दो वेरिएबल्स हमारे होने चाहिए। दूसरा सर, वो वेरिएबल के साथ, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स के साथ क्या होता है बेटा? नंबर्स, वो एक 0 नहीं होने चाहिए। और तीसरा, उस वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए, वेरिएबल का क्या बेटा? वो वेरिएबल का जो डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री क्या होना चाहिए? 1। अगर ये फॉर्मूला आपका सेटिस्फाइड, ये 3 स्टेप आपके सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो भाई आंख बंद करके उसको लीनियर इक्वेशन आप कह सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग वही चीजें यहाँ पर करेंगे। देखो सर, x है, यस, ये y है। तो x और y
दो वेरिएबल्स है, यस। क्या रूट 2 और रूट 5 नंबर्स हो सकते हैं? यस, वो नंबर्स हो सकते हैं, बट क्या ये नंबर रियल नंबर है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना पसंद करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले, क्या ये एक्स और वाई दो वेरिएबल है? जी हाँ, ये एक्स और वाई दो वेरिएबल है। इसके साथ में जो नंबर्स है रूट 2 और रूट 5, क्या ये रियल नंबर है? आप लोग मुझे बताइए, क्या वो रियल नंबर है? वो मुझे आप जरूर बताइए। और इसके साथ में जो डिग्री है, इसके साथ में जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। क्या आपने सोच लिया कि इसका डिग्री क्या होगा? इसके तो बेटा x के ऊपर का डिग्री 1 है, y के ऊपर का डिग्री 1 है। x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए। साथ ही साथ ये जो नंबर्स दिया ना रूट 2 और रूट 5, ये एक रियल नंबर है, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट 1 पॉइंट के समथिंग और जो 5 का है उसका 2 पॉइंट के समथिंग आएगा। अब यहां पर ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा 5 सेकेंड का। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? 1। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? 2। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? 3। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? 4। और क्या ये लीनियर इक्वेशन है? 5। यस, ये लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद 0x प्लस सर आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज x के साथ का नंबर क्या है? 0। सर आपने बताया था किसी भी वेरिएबल के साथ नंबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सेम 0.3x प्लस 0y, अब यहां पर भी आपको सेम कंडीशन है कि आपके वेरिएबल के साथ 0 है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये 1 डिजिट का वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग बात करेंगे 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4 की। अगर मैं इसको से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं तो इसका मेरा चेंजिंग हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। बट सर ये तो अपॉन में है, आपने साथ में लिखा, तो इसका डिग्री बेटा -1 हो जाएगा। और जैसा आपने डिस्कस किया था डिग्री 1 होना चाहिए, ना कि -1, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 4xy माइनस 5y। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या मैंने कभी ऐसा कहा था कि दो वेरिएबल साथ में आने चाहिए, वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन होने चाहिए? नहीं सर, यहां पर आपके पास दो वेरिएबल्स तो है, बट ये दोनों वेरिएबल जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 तो आपका जो डिग्री है वो तो 2 हो जाएगा। यस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रही है कि लीनियर इक्वेशन के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। वो कंडीशन क्या थी सर? सबसे पहली कंडीशन कि आपके उस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? सर 2 होने चाहिए। वो दो वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस वेरिएबल का डिग्री जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास 1.2 का जब स्टार्ट होता है तो वहां पर हमें एक ग्राफ दिया होता है, उस ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। सर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? माय डियर मुझे एक बात बताओ, ये ग्राफ देख के आपको क्या लग रहा है? इसके अंदर कितने एक्सिस है? सर इसके अंदर 2 एक्सिस है, एक तो आपका एक्स एक्सिस हुआ, दूसरा आपका यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। सिंपल सी बात है। क्या इसके अंदर स्केल हम यही लिखते हैं? यस बेटा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्केल हो जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर देखो आपके पास 3 पॉइंट है ना, ये फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर सेकेंड पॉइंट दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको ये थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको फोर्थ पॉइंट दिख रहा होगा। अब मुझे बताइए, चारों को मिलाकर एक लाइन बनती है। सर ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो इस लाइन को रिप्रेजेंटेशन अगर हम कहें तो ये लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई है। ठीक है सर, वो इक्वेशन क्या हो सकता है? वो इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। सर ये जो आपने नंबर्स बताए हैं, ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं? ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं इसके प्रोबेबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर। ठीक है, जब इसी के साथ मैं दूसरी लाइन को भी ड्रॉ करूं, मान लीजिए इस तरीके की, तो ये दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ना बेटा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका सोल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका
सोल्यूशन हो जाता है। तो हमें इक्वेशन में, हमें एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं इसी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो हमें वो सारी चीजों को क्या करना है, दिमाग में रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आता है डिटर्मिनेंट 1.3। जब हम लोग शुरुआत करेंगे ना तो हमें क्रैमर रूल पूछेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लीनियर इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड थ्री नंबर्स। लीनियर इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड थ्री नंबर्स, जिसके अंदर हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसको इस तरीके से, कभी कभी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो भी चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हम दो इक्वेशंस की बात करें। कितनी इक्वेशंस की, दो इक्वेशंस की बात करें। तो दोनों इक्वेशंस क्या हो गए, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दूसरा वाला ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम a1 b1 c1 और दूसरे इक्वेशन में a2 b2 और c2 का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। अब आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 डिटर्मिनेंट करना है। सर ये जो सिंबल है ना बेटा, ये जो दो लाइन का सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट और सबसे किफायती रास्ता है कि आपको ये दो डिटर्मिनेंट को करना है मल्टीप्लाई। मतलब मैं अगर कहूं तो a1 इंटू b2 और b1 इंटू a2 मल्टीप्लाई करके बीच में क्या करना है, माइनस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो मान लो यहां पर मैंने लिया 5 3 4 और 4 ऐसा मैंने ले लिया। तो आपको क्या करना है, 5 इंटू 4 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, 5 इंटू 4। तो सर 5 4 जा 20 होता है, यस। 4 3 जा तो 3 इंटू 4 तो ये 12 हो गया। दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस, तो यानी मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा 8। उसी तरीके से dx का भी करना है, dy का भी करना है। तो जब बेटा जब 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 हम x को निकालेंगे, ठीक है, समझने वाली बात बता रहा हूं, यहाँ पे x और y ऐसा वैल्यू होता है। तो जब मुझे x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर लिखूंगा c1 c2 और यहाँ पर लिखूंगा b1 b2, कोई दिक्कत। और जब मुझे यहाँ पर y का निकालना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a1 a2 c1 c2। समझ में आ गई बात? वापस बता रहा हूं, जब मुझे सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं यहाँ पर x और y तो निकालना नहीं है, तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 लिखूंगा। जब मुझे x का निकालना है तो c1 c2 रिप्लेस हो जाएगा, और जब मुझे यहाँ पर y का निकालना है तो वहां पर c1 c2 रिप्लेस हो जाएगा। मतलब x का निकालूंगा तो x की जगह पर c1 c2 b1 b2, और जब मुझे y का निकालना है तो a1 a2 c1 c2, इस तरीके से। और फाइनल आंसर हमारा ये दो स्टेप में आएगा। सर x का वैल्यू dx अपॉन डी और y का वैल्यू dy अपॉन डी। इस तरीके से हमारा क्रैमर वाला पार्ट हमारा कवर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखने वाला है आपके लिए। इसके अंदर हमें क्या ये चीजें याद रखनी है कि इसके अंदर हमें अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशंस की बात करनी है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। मैंने क्या बताया, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिनिमम दो इक्वेशंस दिए जाते हैं। हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर हम लोग सब्सट्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम क्रैमर रूल की मदद से कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो यहां पर आपको तीन चीजें आपको याद रखनी है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। आपको पता है ये हमारे इक्वेशंस हो गए, ये फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो यहां पर मैंने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां पर मैं लेता हूं 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसा समझने की कोशिश करो। अब मुझे बताओ ये 3/6 है, मान लो ये 4/8 और 6/12। ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, तो क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ? यस। 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ? 6 1 जा 6 2 जा। तो सबका आंसर 1/2 आ रहा है। जी सर, सबका आंसर 1/2 आ रहा है। तो इस 1/2 का रीजन क्या है?
अगर मेरे तीनों आंसर्स सेम आते हैं, अगर मेरे तीनों आंसर सेम आते हैं, तो ये कंडीशन नंबर 2 अप्लीकेबल होगा, जिससे हम लोग कहेंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे बेटा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। कब आता है सर? जब तीनों इक्वेशंस सेम होते हैं बेटा, जब तीनों वैल्यूज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों की तीनों वैल्यूज सेम होती है, तब हम लोग कहते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। बट अब सेकेंड इक्वेशन की बात करने की शुरुआत करते हैं। मानो 3 अब ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको हर चीजें डिटेल में समझाने के लिए इक्वेशंस मदद के साथ करना चाहता हूं। मान लो यहां पर मैंने लिखा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। यहां पर मैंने लिखा 12x प्लस 20y इज इक्वल टू 10। ठीक है, समझाने की बात कर रहा हूं मैंने डायरेक्टली इक्वेशंस ले रहा हूं। 3/12, 5/20 और 15/10। 3 1 जा 3 12 जा, तो क्या 1/4 आ रहा है? जी सर। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो इसका भी 1/4, 5 1 जा 5 20 जा, यस सर। बट क्या ये 1/4 आ रहा है? 5 3 जा 5 2 जा, सर ये 3/20। इसका मतलब मेरा a1 और a2 दोनों का वैल्यू तो सेम है, बट लास्ट वाले का वैल्यू सेम नहीं है, लास्ट वाले का वैल्यू सेम नहीं है। तो ये हो जाएगी कंडीशन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। मतलब जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम है, बट वो c1 c2 से सेम नहीं है, उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। यानी उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो सकते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा इक्वेशन होगा जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो यहां पर 3/4, 4/5, 8/3, यानी इसका मतलब यहां पर फर्स्ट और जो सेकंड है उसका अपॉन ही सेम नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड भी सेम नहीं है। तो इसका मतलब आता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? 1। सर क्या आप इसको समराइज कर सकते हैं? यस बेटा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों सेम है, तीनों सेम है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ए और बी सेम है बट सी सेम नहीं है, ए और बी सेम है बट सी सेम नहीं है, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। बट ए और बी ही सेम नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? वन सॉल्यूशन। आई होप आपको इस पार्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअल में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ही हमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए और अब हम कहीं ना कहीं एमसीक्यू की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगले वाले पार्ट में, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि कभी भी याद रखें कि एमसीक्यू करने से पहले आपको चैप्टर का रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगले जब पार्ट पे आप जुड़ोगे हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ोगे, तो आप एटलीस्ट हर एक्सरसाइज का एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो सॉल्व करे होगी, जिससे आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। 1.1 के अंदर जो बॉक्स वाला पार्ट है, एक्टिविटी वाले प्रॉब्लम्स है, या फिर आप उसके अंदर हर टाइप के एक एक वैरायटी के सम भी अगर सॉल्व करते हैं खुद से, तो कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके लिए तो हम बैठे ही है, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में करवाएंगे और आपके एमसीक्यू की तैयारी जरूर करवाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए कि भाई सीईटी के प्रिपरेशन के लिए चैनल से जरूर जुड़िए रहिए, क्योंकि यहां पर आपकी जरूरत का सारा चीजें समय समय पर प्रोवाइड किया जाएगा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।